हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMTCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं लेसन 10 वेव ऑप्टिक्स। तो कल हमने बात किया था न्यूटन के कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में हमने यही बताया था कि प्रकाशीय स्रोत से जब छोटे छोटे कण सूक्ष्म कण जो निकलते हैं दिखाई देते हैं, उसी सूक्ष्म छोटे छोटे कण को ही कणिका कहा जाता है। ठीक। और इसके बारे में बहुत सारी बात बताए थे। ठीक। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत का दोष आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक। कल न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो सिद्धांत दिए थे कणिका के बारे में, जो थ्योरी दिए थे, जो प्रिंसिपल दिए थे, उस प्रिंसिपल को हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और आज इनका जो दोष है, डिफेक्ट है, कणिका सिद्धांत में क्या क्या डिफेक्ट दिए हैं, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज जो होगा हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। ठीक। तो सिद्धांत की जो दोष है, उस दोष को हम लोग क्या करेंगे, आज बढ़िया से उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे बताते हैं बारीकी से उसको देखिए, समझिए। कहीं भी दिक्कत और प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हम यूट्यूब पर बोलिए और कमेंट कीजिए ताकि हम इसको फिर से बताएं। और अगर मान लेते हैं कि आधे चैप्टर हम लोग का फिजिक्स अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक, तो आप लोगों का फिजिक्स पढ़ने से तो नहीं होगा, केमिस्ट्री भी जरूरी है, मैथ भी जरूरी है। तो ऐसे केमिस्ट्री तो मेरा विषय है, तो हम पढ़े करेंगे, लेकिन मैथ जो है वो सोच रहे हैं कि हम भी कुछ क्या करें कि एक वीडियो मतलब कि जैसे कि एक्सरसाइज जो भी है 2 है 3 है 4 है, तो उसका कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर करवा दे, थ्योरी लिखवा दे, ताकि आप लोगों का क्या हो, दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोगों को अगर ये मतलब पढ़ना है, अगर ये मैथ वाला, तो आप मुझसे बोलिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, हम मैथ का कर देंगे। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत का दोष। ठीक। चलिए, हो गया होगा। देखिएगा, देखिए जो न्यूटन भाई साहब थे, इन्होंने कणिका सिद्धांत की व्याख्या तो की, तो उस कणिका सिद्धांत की व्याख्या की और उन्होंने कुछ त्रुटिपूर्ण बातों को उन्हें व्यक्त किया। उस बातें को हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला उनका ये दोष था कि देखिए क्या क्या बोले थे उन्होंने, न्यूटन भाई साहब क्या बोले थे, क्या बताए थे। ठीक है। और आपको भी लगेगा कि हाँ साफ गलत बताए थे। उन्होंने बोला था, मान लीजिए ये आप लोगों का टर्च है, ठीक, ये आप लोगों का क्या है, टर्च है। सपोज दैट आप देखिए, मान लेते इसमें इस टर्च को अगर हमको मतलब ऑन करना हो, अगर जलाना हो, तो इसके लिए हमको क्या जरूरी है, बैटरी। मान लीजिए बैटरी है, ठीक। अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से क्या निकलते हैं, प्रकाश आती है, और इसी में छोटे छोटे कण क्या होते हैं, सभी दिशाओं में दिखाई देते रहते हैं। छोटे छोटे कण 4 दिशा में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कणिका। ठीक। ये न्यूटन भाई साहब बोले थे, इसी को क्या बोलते हैं, कणिका। तो इन्होंने बताया कि अगर जब तक लाइट जलेगी, जब तक इस टॉर्च से जब तक यहाँ लाइट जलेगी, जो इस स्रोत से जितने भी सूक्ष्म कण है बाहर निकल रहे हैं, तो ये कण जैसे ही बाहर निकलेंगे, अपना इसका जो वजन होगा, इसके निकलने की वजह से इसका वजन जो होगा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अगर ये टॉर्च का वजन, अगर हम बैटरी सहित अगर इसका वजन की मान लेते हैं, इसका वजन मान लीजिए 400 ग्राम है। जब इसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद 2-3 घंटा बाद देखते हैं, तो इन्होंने बताया था कि इसका वजन में कुछ कमी आ जाएगा। तो बताइए क्या इसके वजन में कमी आ जाएगा, नहीं ना। यानी कि टॉर्च को जलाते हैं तो जो सूक्ष्म कण निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो इस वो कण के वजह से इसका वजन में कमी थोड़ी ना आएगा, कमी आएगा नहीं। तो इन्होंने बताया था, यही बोला था कि जब प्रकाशीय स्रोत से छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो उस प्रकाशीय स्रोत की वजन में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी आती है। साफ बात क्या है, ये गलत है। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए कि प्रकाशीय स्रोत के अनुसार
प्रकाशीय स्रोत के अनुसार इनसे निकलने वाले प्रकाशीय स्रोत के अनुसार इनसे निकलने वाले सूक्ष्म हल्के कण निकलने वाले सूक्ष्म हल्के कण के वजह से प्रकाशीय स्रोत में द्रव्यमान की निरंतर कमी होना चाहिए। द्रव्यमान की निरंतर कमी होना चाहिए। द्रव्यमान में निरंतर कमी होना चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। चलिए तो न्यूटन कण के सिद्धांत का दोष यही था। इन्होंने यही बताया था कि जब प्रकाशीय स्रोत से छोटे छोटे कण निकलते हैं तो इसकी वजह से प्रकाशीय स्रोत में कमी आ जाती है। प्रकाशीय स्रोत के द्रव्यमान में क्या जाती है, कमी हो जाती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली मान लेते हैं कि अगर इससे अगर जो भी लाइट निकल रही है, जो भी कण निकल रही है, कण निकलने से थोड़ी ना इसके भार में कमी आएगा। जितना वजन उतना ही ना होगा। तो चलिए, तो ये बात त्रुटि था इनका। तो चलिए, हो गया। दूसरा देखिए, जो न्यूटन कण का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया जा सकता था। यानी न्यूटन ने अपने कण के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर रही थी, लेकिन अपवर्तन की व्याख्या करने में क्या हो गए, असफल हो गए। तो इन दो नंबर में यही होगा कि इस सिद्धांत के अनुसार जो न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दी, परंतु क्या अपवर्तन की व्याख्या करने में असफल रहे। तो चलिए नोट 2 लिखिए। इस सिद्धांत से लिखिएगा। इस सिद्धांत से प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या की जा सकी। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकी, परंतु प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने में असफल रहे। दो बात जाने। पहला कि जब प्रकाशीय स्रोत से सूक्ष्म छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, जिसके वजह से प्रकाशीय स्रोत के द्रव्यमान में कमी हो जाती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात कि इस थ्योरी का, इस प्रिंसिपल के तहत प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकी, परंतु प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने में क्या हो गई, असफल रहे हैं। तो चलिए, अब चलिए हमारा पॉइंट 3 देखिए, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था, इन्होंने बताया था सघन मतलब समझते होंगे आप लोग, जल। मान लीजिए जल और एक होता है विरल में होता है हवा, यानी वायु ही कर सकते हैं। सघन मतलब जल और विरल मतलब हवा, चाहे वायु। इन्होंने बताया था
किन्होंने? न्यूटन भाई साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि सघन माध्यम में यानी जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, क्या बताया था कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश है बहुत दूरिया तक जाती है, लेकिन विरल माध्यम में नहीं। तो आप लोग सोचिए, अगर घर पर भी पैक करके देख सकते हैं, जल ले लीजिए और उसमें लाइट बार कर देखिए, क्या वो उतना दूर तक जा पाता है? नहीं। लेकिन विरल माध्यम में हम टर्न चलाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि इसका कोई अवरोध नहीं ना है। विरल में क्या है? हवा है, हवा में कोई थोड़ी अवरोध कर सकता है। लेकिन ये सघन माध्यम में जल क्या है? अवरोध है, इसमें दाब होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से इन्होंने बताया था कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की लाइटें होती है बहुत तीव्र गति से गतिमान होती हैं, लेकिन विरल माध्यम में नहीं। ठीक है, तो ये साफ इनका क्या हुआ था? गलत था। तो चलिए लिखिए कणिका सिद्धांत के अनुसार, कणिका सिद्धांत के अनुसार, कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सघन माध्यम में, प्रकाश सघन माध्यम में तेज चलता है, सघन माध्यम में तेज चलता है, सघन माध्यम में तेज चलता है, परंतु वास्तव में विरल माध्यम में, विरल माध्यम में तेज और सघन माध्यम में धीरे धीरे चलता है। सघन माध्यम में धीरे धीरे चलते हैं। ये लोग आप भी सोच सकते हैं, इसमें दिमाग का लगाना है। इन्होंने बोला था कि सघन माध्यम में जल में प्रकाश जो तीव्र गति से गतिमान होती है, ये कभी हो सकता है? और ये बात एक साफ गलती। वास्तव में क्या था कि सघन माध्यम कम चलेगी और विरल माध्यम में बहुत ही चलती है। यही बातें हैं, ये बात सब त्रुटिपूर्ण बात बताए थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए हमारा चौथा पॉइंट है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कणिकाओं का वेग प्रकाशीय स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कणिकाओं का वेग प्रकाशीय स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कणिकाओं का वेग प्रकाशीय स्रोत के ताप पर निर्भर करता है, परंतु वास्तव में कुछ ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा 4 जो पॉइंट था जो मैंने बताया, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो फिर बोलिए, फिर से बारे में समझाएंगे। ठीक, तो चलिए, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत का दोष हो गया। अब हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक, और आप लोग कम से कम ना हो तो आधा घंटे पढ़िए। ठीक, नहीं तो पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा तब ना ठीक रहेगा, ना तो फिर बीच में छूट जाएगा तो आप लोग को भी बहुत करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए देखिए हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए। हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस
का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत लिखिएगा, हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी, हेडिंग दीजिए हाइगेंस थ्योरी। पढ़िए आप लोग मन लगा के, ठीक है, नहीं तो फिर बीच में पढ़ाई छूटेगा तो फिर आप लोग बेहद मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अब पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा उतना। और लॉकडाउन है तो इसमें आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप बेहतर होगा। एक तो पढ़ने का समय नहीं मिलता था, लेकिन इतना छुट्टी मिला है तो पढ़ाई पर स्पेंड कीजिए एक दिन, ठीक। और इधर उधर आलतू फालतू चक्कर मत रहिए, ठीक है। केवल मकसद रखिए पढ़ना, ठीक। पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा आप लोग, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और पढ़ाई तभी हो पाएगा जब आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। पढ़ के देखिए, कुछ समय पढ़ाई पर स्पेंड कीजिए, पढ़ाई से बेहतर कोई नहीं है। बस आप लोग मन अगर पढ़िए, ठीक, वो लाइफ मिल जाइएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए, हाइगेंस का सिद्धांत क्या था, हाइगेंस का थ्योरी क्या था, ठीक है। एग्जाम में आता भी है। चलिए देखिए, जो हाइगेंस का सिद्धांत था, इन्होंने सन 1678 ईस्वी में एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, यही हाइगेंस। हाइगेंस जिनका नाम था ना, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और ये 1678 ईस्वी में ये अपना मत प्रतिपादन किए थे। इस मत प्रतिपादन को हम लोग पहले सब लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे, ठीक। तो चलिए लिख लीजिए। देखिए देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत के अनुसार सन 1678 ईस्वी में, देखिए 1678 कैसे लिखा जाता है, सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक, हॉलैंड के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हॉलैंड के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक। सन 1678 ईस्वी में, सन कितना, 1678 ईस्वी में हाइगेंस के एक हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग की तरह चलता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग की तरह चलता है, प्रकाश तरंग की तरह चलता है। जब ये तरंगे हमारी आंख से टकराती हैं तो, जब ये तरंगे हमारे आंख से टकराती है तो, जब ये तरंगे हमारे आंख से टकराती है तो हमें प्रकाश की अनुभूति होती है, हमें प्रकाश की अनुभूति होती है, हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। पहले एक बार समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। देखिए फिर से बोलते हैं। सन 1678 ईस्वी में एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, उन हॉलैंड के वैज्ञानिक यही थे, हाइगेंस। इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यही बताया था कि जो प्रकाश होता है वह तरंग की तरह चलता है, ठीक। अभी
जो न्यूटन भाई साहब थे और बताया था कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश में छोटे छोटे क्या होते हैं, वो कण होते हैं, उनका कण का नाम दिया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होती है वह क्या तरंग के भांति गमन करती है, तरंग की तरह क्या होता है, चलता है। ठीक, प्रकाश में भी क्या होता है, तरंग चलता है। तो देखिए यहाँ न्यूटन भाई साहब थे, वो बताया था कि प्रकाश में क्या होता है, कण होता है। और हार्गेस भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि प्रकाश में क्या होता है, तरंग होता है। तो यही प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होता है। यही क्या होता है, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होता है। तो आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो यही लिखना पड़ेगा कि प्रकाश से वो कण की तरह भांति करता है, तो तरंग की तरह भांति करता है। यानी प्रकाश में यही दोनों गुण को क्या करना, प्रकट करना क्या कहलाता है, प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति कहलाता है। तो इस सब बातें को हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बातों को शुरू से पढ़ते पढ़ते हम उस जगह पहुंचेंगे। ठीक, और जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे पोस्ट कर, उससे देखते जाइए और समझते जाइए। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे बोलिए, हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी हमने बताया कि सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होती है तरंग की तरह चलता है, और जब ये तरंगे हमारे आंखों से टकराती हैं तो एक प्रकाश की क्या होती है, अनुभूति होती है ना, अनुभव होती है ना, तो वही प्रकाश की अनुभूति होती है। तो चलिए पहला चेंज कीजिए, लिखिए प्रकाश की क्या होती है, अनुभूति होती है। देखिए पहला चेंज करके यौगिक तरंगों, यानी कि जो प्रकाश से जो तरंग निकलती, एक तो नहीं निकलती है, बहुत सारी निकलती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक तरंगे। देखिए यौगिक तरंगों को चलने के लिए, यौगिक तरंगों को चलने के लिए, यौगिक तरंगों को चलने के लिए, यौगिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यौगिक तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के, हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के चलने के लिए समदैशिक तथा सर्वव्यापी लिखना आता है ना, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। माध्यम ईथर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ईथर की कल्पना की। तो जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं आपको भी चलना होता है, तो क्या की जरूरत होता है, चलने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए हम लोग को क्या की जरूरत होता है, भोजन की जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है। तो उसी प्रकार ये तरंगों को भी चलने के लिए उनका भी तो भोजन चाहिए, तो वह भोजन क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, तो यही बात है कि इनको भी चलने के लिए, इन सबको भी चलने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह समदैशिक और सर्वव्यापी माध्यम क्या होता है, ईथर होता है। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आप देखिए, अब लिखिए, अब देखिए ईथर जो है, अब ईथर क्या क्या विशेषताएं हैं, बात सही है। अब मान लेते हैं कि है ईथर में क्या क्या ऐसे विशेषता होता है, ये चलता है, मदद करता है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना जी। तो वही देखिएगा ईथर की क्या क्या बातें हैं, ईथर की क्या क्या विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए ईथर की विशेषता, ईथर की विशेषताएं, चलिए ईथर की विशेषताएं, चलिए लिखिए लिखिए यह माध्यम, लिखिए यह माध्यम, यह जो माध्यम होता है, ईथर जो माध्यम होता है, समझ रहे हैं ना, हम माध्यम किसको बोल रहे हैं, ईथर बोल रहे हैं। यह माध्यम भारहीन, यानी इसमें वजन नहीं होता है, यह माध्यम भारहीन होता है, यह माध्यम भारहीन होता है, यह माध्यम भारहीन होता है। जब भारहीन होगा तो जाहिर सी बातें हैं
तो इसका घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो लिखिए इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। अब मत बोलिए किसका, ईथर का। इसका घनत्व बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तीन लेकर लिखिएगा, इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। अब लिखिए 3 नंबर। अब लिखिए 3 नंबर, इस माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए, इस माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण होते हैं। इस माध्यम में प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण समझते हैं ना, चलने के लिए, संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण होते हैं। और सबसे खासियत यह है कि ये जो ईथर होता है ना, किसी माध्यम में इंटर कर जाता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है, इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। ये लफुआ है, क्या है, लफुआ। तो किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, घुस सकता है। तो चलिए लिखिए यह किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यह किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। यह किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। यह किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। तो चलिए हमने अभी बात कर लिया हाइगेंस का, न्यूटन का कणिका सिद्धांत का दोष, हाइगेंस का सिद्धांत जो एग्जाम में ये आता है, और हाइगेंस का द्वितीय सिद्धांत भी है। तो सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग कंटिन्यूटी रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फिजिकल की बातें मत फंसिए, और पढ़ाई से कोई बेटर नहीं है, ठीक। मन से पढ़िए, ठीक। और सपना सही करना है, सपना अगर देख रहे हैं कुछ करना है तो हम पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई ऐसा मार्ग है जो उस सपना तक पहुंचा सकता है, ठीक। और पढ़िए, तो पढ़ाई को अपना बेटर बनाइए ताकि आप लोग बढ़िया हो सकें। तो ये सब हाइगेंस का जो सिद्धांत था, ये सब टोटल में बात कर लिया है। और ईथर के बारे में बात कर लिया कि ईथर की क्या विशेषता है। तो पहला तो यही भारीहीन होता है, जब भारीहीन होगा तो इसमें घनत्व क्या होगा, कम होगा। तीसरा क्या बात है कि ये जो होता है किसी भी माध्यम में क्या कर सकता है, प्रवेश करता है। और किसी भी माध्यम में संचरण के लिए इसमें आवश्यक गुण ही पाया जाता है, ऐसा कोई बात है नहीं, ठीक है। यानी कि सब चीज़ हम लोग पढ़ा चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आए तो फिर वीडियो को फिर पीछे कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, और ठीक। तो आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़े लिखिए, ठीक। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा, और कल हम लोग बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, ठीक। फिर प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति, बहुत सारी बातें हमको पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िए। तो हम लोग बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक। आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। टेक केयर, ओके, बाय।